हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा सिंह और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.5। इसके जितने भी एग्जांपल्स थे वो हम इससे पहले की वीडियो में अपने कवर कर चुके हैं। उसकी जो वीडियो है वो मेरे चैनल पे होगी, आप लोग वहां से देख सकते हैं। आज हम लोग लगाने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.5। इसका पहला क्वेश्चन से शुरू करेंगे आज, तो मैं इसको एक बार पढ़ देती हूँ। क्या लिखा है? निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है? अद्वितीय हल से आपके माइंड में जरूर कुछ आ गया होगा। इससे पहले हमने एग्जाम्पल में भी लगाया था इसको, और इससे पहले की कई एक्सरसाइज में भी हम इसका यूज कर चुके हैं। का एक अद्वितीय हल है, या कोमा मतलब या किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। पहले तो हमें इस सवालों पे तीनों कंडीशंस अपनी लगा के देखनी है कि इनमें से कौन सी कंडीशन है, अद्वितीय हल है, या उसका कोई हल नहीं है, या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तीनों देखनी है, और अगर मतलब बताना है फिर कि क्या कंडीशन है, कि कौन मतलब क्या हो रहा है, अद्वितीय हल है या नहीं है, या कोई हल नहीं है, या फिर जो भी है। फिर जो है अद्वितीय हल अगर आया हमारा, ठीक है ना, अगर अद्वितीय हल की स्थिति आई तो उसे हम ब्रज गुणन विधि से सॉल्व करके हमें उसे एक्स और वाई की वैल्यू लानी है। तो चलिए मैं सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रही हूँ, और इसका जो पार्ट नंबर 1 है इसको लिख ले रही हूँ। क्या लिखा है इसमें? x माइनस 3y माइनस के 3 बराबर 0, और यह है 3x माइनस के 9y माइनस के 2 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले जो मैंने कल भी इससे पहले भी वीडियो में आपको एग्जांपल्स जब लगवाए थे, तो इसकी जो 3 कंडीशंस बताई थी, उन्हीं कंडीशंस के द्वारा सबसे पहले हम इसे चेक कर लेंगे। अगर अद्वितीय हल आया तो ही सॉल्व करना है, नहीं तो नहीं सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को लिख ले रही हूँ। तो ये मैंने जो क्वेश्चन है फर्स्ट का, जो फर्स्ट पार्ट है उसको मैंने लिख लिया है। अब जो कंडीशंस इनकी हैं मैं उनको एक बार फिर से रिवाइज करा दे रही हूँ आप लोगों को, ताकि सवाल जो है अच्छे से समझ में आए। हमारे पास दो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी स्टैंडर्ड इक्वेशन थी हमारी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती थी। उससे हम क्या करते थे, ये कंडीशन देखते थे कि अगर a1 अपॉन a2 हमारा है वो नॉट इक्वल टू हमारा b1 अपॉन b2 है। अगर ये हमारी कंडीशन होती थी तो इसमें क्या होता था कि दोनों समीकरणों के क्या हैं, अद्वितीय हल हैं, अद्वितीय हल। ठीक है, ये हो गया। नंबर 2 क्या थी हमारी कंडीशन, कि अगर a1 अपॉन a2 बराबर तो है b1 बटे b2 के, पर नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। अगर ये कंडीशन आती थी तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई हल नहीं है। ठीक है ना, इसका ये मतलब हुआ कि कोई हल नहीं है। फिर इसके अलावा एक और कंडीशन थी, थर्ड नंबर थी हमारी, वो क्या थी कि अगर a1 अपॉन a2 बराबर आ जाए b1 बटे b2 के, और बराबर आ जाए c1 बटे c2 के। अगर ये कंडीशन आती थी तो इससे हम क्या कहते थे कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, या फिर अनंत हल हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो ये कंडीशन थी हमारी अनंत हल की। ठीक है, अब हमें यही तीनों कंडीशंस यहाँ पर चेक करनी है। और अगर हमारी पहली वाली आ गई ना, अद्वितीय हल वाली, ये पहले आ गई, तो हम क्या करेंगे, बस सवाल को फिर छोड़ देंगे, इन दोनों को चेक नहीं करेंगे और अपने सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ। ये दोनों समीकरणें हमारी लिखी हुई हैं, मैं यहाँ से a1 की और a2 की वैल्यू लिख रही हूँ। a1 और a2 की, a1 बना हमारा 1 है और a2 हमारा 3 है। b1 हमारा माइनस के 3 है और b2 हमारा माइनस के 9 है। c1 हमारा माइनस के 3 है और c2 हमारा माइनस के 2 है। अब हम देखते हैं, कंडीशन लगाते हैं अपनी। a1 बटे a2 हमारा कितना आता है, a1 बटे a2 हमारा हो गया 1 बटे 3। अब देखते हैं b1 बटे b2 बराबर कितना हो गया, माइनस के 3 बटे माइनस के 9। तो 3 एकम 3 और 3 तिये 9, 1 बटे 3, दोनों इक्वल आ गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें तीसरा भी निकालना पड़ेगा, c1 बटे c2 भी। तो c1 बटे c2 में हम क्या लिखेंगे, माइनस के 3 और बटे माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया 3 बटे 2। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 ये तो आपस में बराबर आ गए, पर c1 बटे c2 बराबर नहीं आया है। ठीक है, तो पहले हम इसको लिख दे रहे हैं। अगर ये कंडीशन होगी तो क्या होगा, इसका मतलब ये है कि कोई हल नहीं है समीकरण का। अब मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, चूंकि a1 बटे a2 बराबर तो है b1 बटे b2 के, पर c1 बटे c2 के बराबर नहीं है। इतना हो गया। अतः समीकरण युग्म जो है हमारा, इसका कोई हल नहीं है। अतः समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है।
का कोई हल नहीं है। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है। तो हमारा जो ये क्वेश्चन था फर्स्ट, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा सॉल्व हो गया है। अब इसके बाद हम लोग लगाने जा रहे हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया गया है। 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 दिया गया है। अगर ये इक्वल के राइट साइड पे दिया गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग इसे लेफ्ट साइड पे ले आएंगे और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। मैं जो सेकंड वाला क्वेश्चन है इसका मैं इसे उतार लेती हूँ। तो चलिए, अब ये मैंने जो सेकंड क्वेश्चन है इसको लिख लिया है। अब मैंने आपसे पहले कहा था कि अगर ये जो नंबर्स हैं ये इक्वल के राइट साइड हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इनको लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं। इसको लेफ्ट साइड करके लिख लेते हैं। जो 5 है माइनस के 5 इक्वल टू 0, और 3x प्लस 2y माइनस के 8 इक्वल टू 0। ये मैंने पहले भी कहा था कि सारे नंबर्स को लेफ्ट साइड में ही रखना है। अब हम लोग कंडीशंस चेक करते हैं। यहाँ पे a1 a2, a1 बराबर हमारा है 2, a2 बराबर हमारा है 3, b1 बराबर हमारा है 1, b2 बराबर है हमारा 2, c1 बराबर हमारा ये रहा माइनस के 5, और c2 बराबर है हमारा माइनस के 8। तो ये हमारे हो गए। अब हम लोग a1 अपॉन a2 देखते हैं कितना है, 2/3। b1 बटे b2 देखते हैं कितना है, 1/2। हम यहीं पे देख रहे हैं कि ये जो दोनों हैं अलग आ गए, a1 बटे a2 और b1 बटे b2 दोनों अलग हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन b2 के। अगर ये कंडीशन आ गई है तो क्या होगा, इसीलिए समीकरण का अद्वितीय हल है। ठीक है ना, समीकरण युग्म का, इसीलिए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। हो गया इतना। अब अगर अद्वितीय हल आ गया तो क्या कहा गया था सवाल में, अगर अद्वितीय हल आ गया तो हमें ब्रज गुणन विधि से सवालों को सॉल्व करना है। अब हम इस सवाल को ब्रज गुणन विधि से सॉल्व करेंगे। तो चलिए, मैं यहाँ पे ऐसे रख ले रही हूँ इसको ब्रज गुणन विधि से सॉल्व करने के लिए। ब्रज गुणन विधि से सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, सबसे पहले हम लोग जो ये यहाँ पे है x लिखते थे, फिर यहाँ माइनस का y लिखते थे, और यहाँ 1, फिर इस तरीके से इक्वल का साइन सबके बीच में। अब क्या करते, जब हमें x के लिए सॉल्व करना है तो हम यहाँ से x को ढक लेते थे। x को ढक लिया, क्या बचा हमारा, यहाँ y की गुणा माइनस के 8 में और -5 की गुणा 2 में, इस तरीके से करना है। तो चलिए करते हैं। जो यहाँ पे 1 है इसकी गुणा माइनस के 8 में, और यहाँ 2 है इसकी गुणा माइनस के 5 में, बीच में माइनस रहता ही है। उसके बाद y के लिए y को ढक लेंगे, और जो ये 2 है इसकी गुणा -8 में, 2 की गुणा -8 में, और 3 की गुणा -5 में। तो ये इसीलिए मैंने पहले ही एग्जाम्पल से एक अच्छे से समझा दिया था आप लोगों को। अब थर्ड नंबर पे आए तो इसको ढक लेंगे 2 की गुणा 2 में, और माइनस के 3 की गुणा 1 में, या फिर 1 की गुणा 3 में, चाहे जैसे आपको सही लगे कर सकते हैं। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1 की गुणा -8 में करेंगे -8, माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, और 2 पंजे हो गया 10, माइनस वाई यहाँ पर 8 दूनी माइनस के 16, और माइनस माइनस प्लस 3 पंजे 15, 1/2 दूनी 4 माइनस के 3 x अपॉन, ठीक है। अब 10 में से 8 गया हमारा, कितना बचा 2, माइनस के y अपॉन 16 में से 15 गया हमारा, -1 यहाँ बचेगा, और यहाँ पे 1 बचेगा, इससे कैंसिल हो गया। अब ये हमारे पास बच गए x/2 और y अपॉन 1, और यहाँ पे 1/1, ये बच गया। अब हम बारी बारी से इसे इसके साथ भी लेंगे और इसके साथ भी लेके अपना x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले हम x/2 इक्वल टू 1 ले रहे हैं। 1/1 लिखिए चाहे 1 लिखिए, एक ही बात है। x इक्वल क्या हो जाएगा, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई, ये हो गया 2। अब y/1 इक्वल टू 1 लेंगे, और y बराबर क्या हो जाएगा, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई 1। तो ये हमारा x और y दोनों की वैल्यू आ गई। अब हम लगाने जा रहे हैं इसका जो पार्ट नंबर है थर्ड, उसे। तो ये मैंने जो पार्ट नंबर थर्ड है उसको लिख लिया है। मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ दे रही हूँ। 3x माइनस के 5y इक्वल टू 20 है, और 6x माइनस के 10y इक्वल टू 40 है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, जो ये नंबर्स हैं इनको हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। लेफ्ट साइड में ले जाते हैं। 3x माइनस के 5y माइनस के 20 इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा 6x माइनस के 10y माइनस के 40 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन पूरा। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपनी कंडीशन चेक करनी है इनके लिए। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ a1 और a2। a1 का मान हमारा है 3 और a2 का मान है 6। b1 का मान हमारा माइनस के 5 और b2 बराबर है माइनस के 10। c1 बराबर हमारा है माइनस के 20 और c2 बराबर है माइनस के 40।
ठीक है। अब हम A1/A2 चेक करते हैं। A1/A2 हमारा कितना हो गया 3/6 और 3 एकम 3 3 दूनी 6, इस तरह हो गया 1/2। मतलब कि A1/A2 हमारा कितना आ गया 1/2। अब हम B1/B2 को चेक करते हैं। B1/B2 कितना है हमारा -5/-10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 5 एकम 5 5 दूनी 10, मतलब कि हमारा B1/B2 भी 1/2 आ गया। तो अब हमें C1/C2 भी चेक करना पड़ेगा। C1/C2 हमारा कितना हो गया माइनस के 20 और बटे माइनस के 40, माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो गया, 20 एकम 20 और 20 दूनी 40, तो ये भी हमारा क्या हो, तो अब ये भी हमारा 1/2 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि तीनों हमारे इक्वल हैं। अगर तीनों हमारे इक्वल होते हैं तो हमारी क्या कंडीशन थी, ये रहा, अगर तीनों हमारे इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि अनंत हल हैं। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि A1/A2 इक्वल टू है B1/B2 के और इक्वल टू है C1/C2 के। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसीलिए समीकरण युग्म का अनंत हल है, का या के लिख दीजिए, के अनंत हल है। ठीक है, तो ये जो इसका हमारा थर्ड पार्ट था ये भी सॉल्व हो गया। अब देखिए कितने इजी सवाल थे। ठीक है ना, अब फोर्थ पार्ट हम लोग इसका पढ़ने जा रहे हैं। फोर्थ पार्ट हमारा क्या है, x - 3y - 7 = 0, 3x - 3y - 15 = 0। मैं इसे लिख ले रही हूँ, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो फोर्थ पार्ट है इसका, ये जो फोर्थ पार्ट है इसको मैंने लिख लिया है। अब हम लोग चलिए फिर से वही A1/A2 करके सारी कंडीशंस को चेक करेंगे कि कौन सी कंडीशन इस पे अप्लाई होगी। तो A1 बराबर हमारा हो गया 1 और A2 बराबर हमारा है 3, B1 बराबर हमारा -3, B2 बराबर भी हमारा -3, C1 बराबर हमारा -7 और C2 बराबर है -15। ये हमारे सारे हो गए। अब हम A1/A2 निकालते हैं। A1/A2 हमारा कितना आएगा 1/3। अब हम B1/B2 निकालते हैं। B1/B2 हमारा कितना आएगा -3/-3 कट गया, तो कितना आ गया हमारा B1/B2, 3 से 3 भी हमारा कैंसिल हो गया, बराबर 1 आ गया। तो हम यहीं पे देख सकते हैं क्या हमारा A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, नहीं, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2 के। ठीक है ना, अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब क्या है, इसीलिए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। ठीक है ना, का अद्वितीय हल है। और अगर अद्वितीय हल वाली हमारी कंडीशन आ गई तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें सवाल को सॉल्व करना है ब्रजगुणन विधि से। ठीक है, तो अब मैं इक्वेशंस को एक बार फिर से लिख दे रही हूँ, क्या थोड़ा दूर हो गई हैं, या फिर चलिए हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे x माइनस के y और 1, और उसके बाद इक्वल सबके बीच में लगा देंगे। ये काम हर सवाल में करना है आपको, जितने भी ब्रजगुणन विधि से आप लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। अब हम x के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं ये x वाला ढक ले रही हूँ। क्या बचेगा, -3 की गुणा -15 में करनी है और -3 की गुणा -7 में। तो पहले -3 की गुणा -15 में, फिर बीच में एक माइनस आता ही है, फिर -7 की गुणा -3 में करनी है। ये हो गया हमारा, ठीक है ना, x, ये हो गया हमारा x के लिए। अब हम y के लिए कर रहे हैं। y के लिए करेंगे तो हम y वाले को ढक लेते हैं ऐसे। अब हम एक, यहाँ गुणांक 1 है, 1 की गुणा -15 में करेंगे और 3 की गुणा -7 में करेंगे। तो 1 की गुणा करेंगे -15 में, बीच में माइनस आता ही है, और इस 3 की गुणा करेंगे -7 में। ये हो गया। अब हम 1 के नीचे क्या लिखेंगे, उसके लिए हम इसे ढक लेते हैं। 1 की गुणा करेंगे -3 में और 3 की गुणा करेंगे -3 में। 1 की गुणा करेंगे -3 में, -3 की गुणा करेंगे -3 में। काम खत्म इतना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे जल्दी जल्दी से। क्या होगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, और 15 तिया हमारा हो गया 45, फिर माइनस माइनस प्लस और एक और माइनस, तो कितना हो गया यहाँ हमारा माइनस, और 3 सते 21, माइनस के y, 15 एकम 15, माइनस के माइनस माइनस हो गया प्लस, और 7 तिया 21, 1 ये हो गया -3, माइनस माइनस प्लस, और 3 तिया 9। अब यहाँ पे x जो 45 है इसमें से हम 21 को घटा दे रहे हैं, और यहाँ पे जो ये 21 है इसमें से हम 15 को घटा दे रहे हैं। तो हम देखेंगे कि हमारा क्या आता है, यहाँ 9 में से हम 3 को घटा दे रहे हैं। तो चलिए घटा लेते हैं। 45 में से हम 21 को घटाएंगे तो 5 में से 1 गया 4, और 4 में से 2 गए 2, 24 आ गया। माइनस वाई, 21 में से हम लोग 15 घटाएंगे तो 6 बचेगा। यहाँ पर भी कितना, 9 में से 3 गया तो 6 ही बचेगा।
अब बारी बारी सबको साथ में लेते हैं। पहले x/24 जो है इसके साथ में ले रही हूँ, x/24 के साथ 1/6 को, तो 6 चौक कितना हो गया 24, या फिर आप ऐसे भी लगा सकते हो इसे इधर भेज के। मैं ऐसे लिख रही हूँ x/4 = 1 और 4 की यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे फिर, तो x का मान कितना आ गया हमारा 4 आ गया। अब चलिए दूसरा वाला लेते हैं, y/6 बराबर 1/6, तो माइनस के y/6 इक्वल टू 1/6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, माइनस के y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू कितना हो गया माइनस के 1। तो ये जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसके चारों पार्ट, 4 पार्ट थे इस क्वेश्चन में हमारे, चारों पार्ट हमारे सॉल्व हो गए हैं। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर जो है 2। इसमें भी हमारे कितने पार्ट हैं, इसमें 2 पार्ट हैं, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।